नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हूँ और इस मौजूदा हुकूमत की पीटीआई के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, बल्कि आगे हम निकल गए। 2 साल में हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, इसके ऊपर तो बातचीत चल रही है। आज मैंने पर्टिकुलर एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट जिसे कहते हैं मईशत, इस मईशत के हवाले से आज 2 बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे बड़े माहिर हैं जो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे मौजूदा 2 साल में पीटीआई हुकूमत की मईशत के ऊपर। लेकिन एक तालिब इल्म की हैसियत से कुछ आदाद व शुमार और कुछ मवाजना मैंने किया है, वो आप लोगों की खिदमत में जो आवाम है उनके सामने मैं पेश करता हूँ मौजूदा हुकूमत के लिहाज से। आइए देखिए, टेम्पलेट के तौर पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंक्रीज इन पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़। किसी हुकूमत ने 73 साल में इतना ज़्यादा कर्जा नहीं लिया जो पीटीआई हुकूमत ने लिया है। अब वो क्या है? पीएमएलएन यानी नून लीग, इनसे पहले हुकूमत थी, हम उनका मुआवजा कर लेते हैं। 5 साल में उन्होंने जो 13 ट्रिलियन कर्ज लिया था 5 साल में, यानी एक महीने में 216 बिलियन और एक दिन में 7 बिलियन। आप कंपेयर कीजिए पीटीआई से। पीटीआई ने सिर्फ 2 साल में, उन्होंने 5 साल में, इन्होंने सिर्फ 2 साल में तकरीबन 13 ट्रिलियन से ज़्यादा कर्ज लिया है और एक महीने में 619 बिलियन, उनका 216 था, एक दिन में उनका 7 बिलियन था, इनका 20 बिलियन है। आइए एक और आदाद शुमार। पीएमएलएन ने 2017 और 18 में बेरोजगारी थी 3.7 मिलियन थी और पीटीआई की 2019 और 20 में बेरोजगारी 6.65 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। एक आदाद शुमार के मुताबिक पीएमएलएन के ज़माने में जो रोज़गार, यानी पीएमएलएन ने 2018 में जो बेरोज़गार छोड़े थे वो तकरीबन 37 लाख लोग थे। आज 2 साल में पीटीआई की हुकूमत में 1 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। आइए एक और आदाद शुमार। नवंबर 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के दौर में डॉलर रेट जो था वो 96 रुपीज़ था, जो कि उन्होंने मुशर्रफ साहब से लिया था 71 में, ये 96 पे उन्होंने छोड़ा था। और उसके बाद पीएमएलएन की हुकूमत आई, उन्होंने 96 रुपए से लेकर तकरीबन दिसंबर 2017 में 110 रुपए तक पहुंचाया और फिर ये 2018 तक 116 पे पहुंचे थे और उसके बाद इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई। केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में ये 123 रुपए तक डॉलर चला गया। 5-5 साल का दौर गुजरा है और ये आई है पीटीआई का दौर जो 2 साल में 123 से उठाकर उन्होंने 169 रुपए तक पहुंचा दिया है। ये है पीटीआई की मईशत का कारनामा। अब आइए इन्फ्लेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मुस्लिम लीग नून 2018 में ये जो मैं आदाद शुमार दे रहा हूँ ये फाइनेंस या स्टेट बैंक का, ये मेरा नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून 2018 में 4% इन्फ्लेशन थी। उसके बाद तहरीक इंसाफ 2020 में 9% तक हुई और इसी तहरीक इंसाफ 2020 जनवरी में 14.6% तक गई, जो पाकिस्तान के 73 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। दोबारा ये आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान का जीडीपी रेट, हम पीएमएलएन की हुकूमत को बांग्लादेश से कंपेयर करके खूब दबाते थे कि आपकी तो 5.8 है, 5.8 है। नवाज लीग वाले इसाक डार साहब, आपकी 5.8 है, बांग्लादेश की 7.8 तक चली गई है। तो हम उस वक्त उन पर तनकीद करते थे। लेकिन आइए आज पीटीआई की हुकूमत में 2 साल में 1.9 गिर कर हुई और अब तो ये -0.4 तक पहुंच चुकी है। आइए एक और आदाद शुमार देता हूं और वो ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन
मार्केट कैपिटलाइजेशन पीएमएलएन हुकूमत 2018 में 8,703 बिलियन रुपए पे थी। पीटीआई हुकूमत 2020 में 6,530 बिलियन रुपए पे है, तकरीबन 2,173 रुपए की कमी है, जबकि इनका सिर्फ 2 साल हुआ है। आइए रेवेन्यू कलेक्शन में पीएमएलएन 2017-2018 में जो उनका टारगेट था, उसका मैं शॉर्टफॉल सिर्फ आपको दे देता हूं कि कितना शॉर्टफॉल हुआ 184 बिलियन रुपए। और अब आइए पीटीआई के 2019 और 20 की जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 2,300 रुपए जो है बनते हैं। जरा फर्क देखिए आप, वो 184, ये 2,300। आइए टैक्स एग्जम्पशन में पीएमएलएन हुकूमत 2018 में 541 बिलियन रुपए था। पीटीआई हुकूमत 2019 में ये 972 बिलियन रुपए हुआ और पीटीआई हुकूमत 2020 में ये 1,473 बिलियन रुपए हो गया। ये फर्क देखें आप। अब आइए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पीएमएलएन की 2018 में 5 बिलियन रुपए था। पीटीआई की 2019 में 1 बिलियन रुपए हुआ, 2020 में फिर 1 बिलियन रुपए हुआ। ये है ये फर्क। अब आइए आप जीडीपी लॉस, 50 बिलियन रुपीस का जीडीपी लॉस हुआ। उसके बाद आपका पहले है, उसके बाद है पब्लिक डेट इंक्रीज 29 बिलियन रुपीस, स्टॉक एक्सचेंज लॉस 30 बिलियन रुपीस और सर्कुलर डेट अब तक 2200 बिलियन रुपीस हो चुका है। ये है पीटीआई हुकूमत की माशी ये जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। आइए इमरान खान साहब कई मुआशी इंडिकेटर में से एक मुआशी इंडिकेटर को, जिसको करंट अकाउंट खसारा कहते हैं, उसकी बारे में कहते हैं कि उनके दौर में कमी हुई, 19 अरब से 3 अरब पे आ गया या इससे भी आगे पीछे है। तो सवाल ये है कि इसमें पीटीआई गवर्नमेंट का क्या कारनामा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो कमी आई है वो ये कमी आई है इसलिए कि इंपोर्ट गिर चुकी है। बिल्कुल कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, टोटल इंपोर्ट गिरी है। दूसरा कसाद बाजारी जो इंटरनेशनल रिसेशन कहते हैं वो हो चुका है। तीसरा हाई इंटरेस्ट रेट रखा था आपने 13.25, उससे नीचे थोड़ा बहुत आए अभी कोरोना में। और चौथा जो बाइंग कैपेसिटी थी एक आदमी की कि कल 50 अरब रुपए खर्च करता था, आज वो 50 लाख भी नहीं खर्च कर रहा है। इन वजूहात की बुनियाद पर किसी भी मुल्क में अगर ये हालात होंगे तो उसका करंट अकाउंट खसारा गिरेगा। हुकूमत की किस कारस्तानी की बुनियाद पर यह करंट अकाउंट खसारा गिरा है, ये है। कुछ आदाद व शुमार बहुत है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। 2 बहुत अहम मेहमान हैं, उनका मैं तारुफ करा देता हूं और उसके बाद एक ब्रेक पे जाऊंगा और फिर उनसे बात करता हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अशफाक हसन, माहिर मौशियात, डीन नेस्ट, मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसल जो हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर माशियात, आप भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और अपने सवालात का और मुआशियात का ये जो मुआशी इस वक्त हालात है उसके ऊपर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है लेकिन कूजा है कि 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं पीटीआई की हुकूमत को। मुआशी तौर पर पीटीआई की हुकूमत आज कहां खड़ी है, क्या उसके समरात हैं सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप टीवी के स्क्रीन पे दोबारा अब नजर आ रहे हैं और उसी भरपूर अंदाज में आ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इसका। जहां तक आपका सवाल है, देखें हमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स से हट के हमें बात करनी है। ये हकीकत है कि इशरत हुसैन साहब ने 90 की दहाई को एक लॉस्ट डिकेड करार दिया था। मेरे नजदीक 2008 से 18 का जो डिकेड गुजरा है, दिस वाज सेकंड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान।
इस सेकंड लॉस्ट डिकेड में जो 8 से 18 का है, इस डिकेड में हमें कर्जों के बोझ तले डुबो दिया गया। हमने $55 बिलियन का कर्ज इस 8 से 18 2008 से 18 में, यानी इस दिहाई में हमने जो मुल्क पे चढ़ाया 55 अरब का, और 90 के दिहाई में कोई 18 बिलियन। तो आप देख रहे हैं कि 55 और प्लस 18 ये तकरीबन 74 बिलियन डॉलर आउट ऑफ 110, ये 2 दिहाई में चढ़े हैं। तो जब ये 2 दिहाई वाले इस मौजूदा हुकूमत को जब बुरा भला कहते हैं, और ख़ासकर माशी मैदान में, तो मुझे अफसोस होता है। इनको कोई इख्तियार नहीं है मौजूदा हुकूमत को क्रिटिसाइज करने का। अपने भी माजी को देखें, और मेरे बहुत सारे आर्टिकल जो दार साहब के ज़माने में लिखते रहे थे, और आपके ही प्रोग्राम में स्पिन डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या हमें खिताब मिलता रहा। तो अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो हुकूमत है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस हुकूमत को विरसे में 1 दहाई के गंद बला मिले थे। माशी तौर पे बहुत हम कमजोर हो चुके थे, और हम यहाँ जानबूझकर लाए गए थे टू बिल्ड ए केस टू गो बैक टू द IMF अगेन। इस हुकूमत की क्या गलतियां हुई हैं? सबसे बड़ी गलती ये थी कि प्राइम मिनिस्टर जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने अपनी तकरीरों में लोगों की एक्सपेक्टेशन को आसमान पे पहुंचा दिया कि हम जब आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि आपकी पार्टी में तैयारी नहीं थी, होमवर्क नहीं किया हुआ था, और जब आ गए तो उसके बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, और हालात बिगड़ते चले गए, और आखिर में 2019 के अप्रैल में हम IMF पे पहुंच गए, जो मंजिल मकसूद था। पहले वाले जो छोड़कर जा रहे थे उन्होंने भी इसीलिए छोड़ा था कि इनके पास कोई आसरा ना हो कि ये वापस IMF में ना जाएं, तो उन्होंने पहुंचाया। अंदर से भी, इस पार्टी के अंदर में भी लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन थे 4 से 5 लोग जिनकी पूरी कोशिश थी कि इस हुकूमत को IMF में लेकर जाया जाए। मैं वाहिद शख्स था, वाहिद, जो मना कर रहा था वजीर आजम को कि अगर आप चले गए तो बहुत नुकसान होगा आपको माशी तौर पे, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। अब हम चले गए, तो आप देखें कि हम ये सारी बात मैं पेंडेमिक से पहले की कर रहा हूं। हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही थी, हमारा इन्वेस्टमेंट गिर रहा था, बेरोजगारी में पहले ही इजाफा हो रहा था, हमारी इंडस्ट्रीज पहले ही नेगेटिव ग्रोथ में चल रही थी, ज़राअत का बुरा हाल पहले ही था पैंडेमिक से, एक्सपोर्ट्स भी हमारा बढ़ नहीं रहा था बल्कि गिर रहा था। तो उसमें फिर पैंडेमिक आ गया, और पैंडेमिक ने चीजों को थोड़ा बिगाड़ दिया मजीद। तो इस वक्त मईशत बहुत खराब हालत में है। और ये सिलसिला है दो सालों का। अभी आप जो थोड़े बहुत एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर हमारे बता रहे हैं, ये किस वजह से है मत भूलिए कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ है। पिछले 6-7 महीनों से IMF का प्रोग्राम सस्पेंड है, जिसकी वजह से ना गैस की कीमतें बढ़ रही है, ना बिजली की कीमत बढ़ रही है, ना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ना आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। इससे लोगों के अंदर, एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है और लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। जिस दिन हम दोबारा गए IMF में, प्रोग्राम को बहाल कर दिया, फिर वो हाराकारी हो जाएगा जो जुलाई 2019 से लेकर और ये पैंडेमिक से पहले तक चलता रहा कि आप सुबह उठते तो पता चला कि आज एक्सचेंज रेट कहीं से कहीं पहुंच गया, शाम होते होते वो कहीं पहुंचा, हाराकारी मचा हुआ था। आज वो हाराकारी नहीं है, स्टेबिलिटी है। तो ये मेरे बात जो मैं कहता रहा प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये उसका सबूत है, एम्पिरिकल एविडेंस है कि आप जब जाएंगे तो हाराकारी होगा मईशत में, IMF में।
आज आप नहीं गए, आपने सस्पेंड कर दिया IMF का प्रोग्राम और 7 महीने से सस्पेंडेड है। आप देखें कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है सर, बहाल हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, तो ठीक है। बॉटम लाइन ये है कि जिस तरीके से मईशत को चलाया गया IMF के प्रोग्राम के तहत और खासकर गवर्नर स्टेट बैंक और हमारे एडवाइजर जो प्राइम मिनिस्टर के हैं हफीज शेख, इन दोनों ने मिलकर मईशत को तबाह कर दिया। ठीक, तबाह कर दिया। मैं आगे बात करूंगा सर आपसे, आगे बात करूंगा। मैं जरा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब का भी राय ले लूं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं ये 2 साल जो मौजूदा हुकूमत आई है, ठीक है, कंपैरिजन कर लें कि क्या उनको बहुत बुरी मईशत मिली थी और उन्होंने क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट की या उसको मजीद तबाह कर दिया? जी डॉक्टर शाहिद हसन साहब। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं, उसके मुताबिक फरवरी 2020 जब पाकिस्तान में कोरोना नहीं आया था, उस वक्त देश का माशी आदाद-ओ-शुमार खराब थे उसे जो हिस्से में मिले थे। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2020 से पहले। अभी आपने 5.5% ग्रोथ रेट था। ये इसका 2019 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, ये था 1.9%। ये 1.9% मशरकी पाकिस्तान के आजादी 48 ईयर्स के बाद तीसरी बदतरीन स्लो तरीन थी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अफरात ज़र की बात करें तो अभी आपने बताया कि औसत अफरात जो पिछले 3 साल थे 16, 17, 18, उसमें 4% औसत 7.5 हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जनवरी 2020 देही इलाके में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कहती है कि वो 23.8% का फूड आइटम, अगर 7-3.5% जो 3 साल से चल रहा था, अगर 23% आ गया देही इलाकों में फूड आइटम, तो गरीब और ये भी पहले तीसरी में आप लगा रहे हैं। अगर मैं इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था, स्टेट बैंक 10.24 अरब डॉलर से ज्यादा नवंबर 2000 15 महीने हो गए। भी चल रहा है, तो अगर आपके कर्जे बढ़ गए, IMF में आप चले गए, आपने जो उठाया था उस दिन के रिजल्ट गिर गए, तो कोरोना तो नहीं था नवंबर में। इसका मतलब है कि एक खेल में चल गया। ये डॉक्टर बड़ी सही बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान की मईशत को खराब किया गया, इन्होंने उसको जारी रखा ताकि न्यू ग्रेड गेम है और मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया में गठजोड़ हुआ है। मैं उसका आपको अभी सबूत पेश कर देता हूँ। देखिए, अभी डॉक्टर अशराफ की बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट आपने कम किया, ठीक है, मानते हैं ना, वो $20 अरब से $3 अरब पर आ गया। मैं आपसे कहता हूँ कि जून 2018, अप्रैल 2018, जून तो मुस्लिम लीग नहीं थी, मार्च में चलते हैं, 18 में, 2017 में चले। स्टेट बैंक कहता रहा है, इससे अल्फाज मार्च 18 में स्टेट बैंक ये कहता है कि हमारे जो बात हैं डबल डिजिट पर बढ़ रही है, तरसीलात बढ़ रही है, मईशत ग्रो कर रही है, हमारा अफराद कंट्रोल में है। हाँ, कुछ इम्पोर्ट बढ़ गई है, उस इम्पोर्ट से बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है। लेकिन हमने जो अभी 1.5 दी है, ये जमीन हमारे के मुताबिक है, जमीनी स्टेट बैंक का रिलीज है के मुताबिक, और ये जो हमने की है इससे ये मसला क्या बैंक को नहीं बना था कि लिए तो आपको बहुत कुछ करना था। लेकिन मैं जिस साजिश की बात कर रहा हूँ, अभी देखिए रुपए की कदर तो आपने बताया, मैं एक और आपको फिगर देता हूँ। जून 2008 से 18 उस 10 वर्ष में रुपए की कदर है वो 5.5 $5.5 इनके डॉलर एक साल में 44। तो अगर स्टेट बैंक में 6 वो ये कहते हैं कि जो है 17 में 18 वो ग्राउंड रियल है, और वो हमने जो डेट है वजह से
ठीक हो जाएंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब ये हुआ जो न्यू ग्रेड करता था तो जो अपनाई वही अपनाई कि करंट अकाउंट डेफिसिट को तेजी से कम करके जो मुश्किल जो आए हैं और सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने उनका खेल खेला। लेकिन मुल्क के इंडिया का क्या फायदा हुआ, पीटीआई का क्या फायदा हुआ? इन्होंने ये हमें अपने मंसूब का अमल नहीं करना, हमें अपनी आमदनी पर टैक्स नहीं लगाना, हमें अपनी बरामदात नहीं बढ़ानी। बरामदात इनके दौर में गिरी है, 2018 में पीटीआई के मुस्लिम लीग के दौर में बड़ी थी, गिरी है। तो उनका खेल ये था कि ये बता पाकिस्तान डिफॉल्ट अगर डिफॉल्ट था तो सवाल ये कि 19 जून 2020 को आपके रिजल्ट से कम है, उस वक्त भी आपको दे रहे थे, आज भी दे रहे थे। तो मेरा कहना खेल ये बनाया गया, एक पीरियड गेम जो था स्टेट बैंक ने पार्टिसिपेट किया, हम करंट अकाउंट का हुक्म बना के पूरी मईशत को तबाह कर जो डॉक्टर साहब कहते हैं जो कर दें। तो खेल क्या था? खेल ये था कि हवा बनाते करंट अकाउंट डेफिसिट को और उसको ठीक करने के नाम पर आपने ठीक कैसे किया? 17 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कम कर दी, तो 17 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कम की और बरामदात आपने गिरा दी, फॉरेन डायरेक्ट आपने गिरा दिया, महंगाई आपने बढ़ा दी, ग्रोथ रेट कम कर दी, अमला बढ़ गया, रुपए की तरफ गिर गई, कर्ज बढ़ गए। अब क्या हुआ? आवाम की तरफ चली गई कि जनाब ये तो करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। अरे भाई करंट अकाउंट डेफिसिट तो इस साल दुगना होने वाला है, मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक, जो करंट अकाउंट डेफिसिट 2020 का है वो 21 होने वाला है। आपकी जो बात होती है ये जिसमें स्टेबिलिटी है, ठीक, स्टेबिलिटी एक और भी रीजन है, ठीक है। स्टेबिलिटी ये है, आपने कहा कि तामीराती सेक्टर में काला धन ले आओ, काला धन ले आओ। काले धन की एक्टिविटी होती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी काला धन चल रहा है, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा सर, एतमाद ही नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आगे बात करूंगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे, मैं सर ब्रेक पे चला जाऊं, फिर आता हूं, जुमला यहाँ कहता हुआ जाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अशफाक हसन ने भी इसकी बात की, डॉक्टर शाहिद हसन ने की थी। इस मुल्क का कोई आम आदमी नहीं, इस मुल्क का वो आदमी जो एक हुकूमत के बहुत अहम पोस्ट में बैठा है। मेरे पास वो क्लिप भी है, टाइम नहीं होता वरना वो भी चला के दिखा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल लोधी, खालिद नईम लोधी, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं और बहुत अहम पोस्ट पे रहे हैं, उनका ये स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, आम आदमी का नहीं। उनका स्टेटमेंट है कि IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की मईशत को कभी बेहतर नहीं होने देगी। और आज मौजूदा हुकूमत में चाहे वो स्टेट बैंक हो या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, दोनों उनके एजेंट बैठे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, दो इशू पे आपकी भी राय लेना चाहता हूँ। एक ये कि मौजूदा हुकूमत बहुत शोर मचा रही है, जबकि दुनिया में एज ए तालिब इल्म हर जगह ट्रैवलिंग बैन है, पैसे आ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट सिर्फ वो जो हुंडी और दूसरे ज़राए थे लोग लेके आ जाते थे, जो मेरी थोड़ी बहुत है तालिब इल्म की हैसियत से। हुकूमत बहुत खुश है और वो ये शो कर रही है कि शायद उन पर एतमाद हो गया है, इसलिए रेमिटेंस बहुत बढ़ गए हैं। इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा। और एक और, ये करंट अकाउंट खसारा क्या है सर? मैंने तो चार पॉइंट्स दिए हैं, आप तो मास्टर्स हैं सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक कि आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, वो आपने रेमिटेंस के हवाले से बात की है। मैं आपको ये बताऊं कि ये दो उनके जो इकोनॉमिक टीम के मेंबर हैं, एक गवर्नर स्टेट बैंक और एक हफीज शेख साहब, इनका सिर्फ एक काम है कि प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया जाए। ये जाकर उनको बातें बता देते हैं और प्राइम मिनिस्टर, चूंकि वो इकोनॉमिस्ट है और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि उन्हें इकोनॉमी की इतनी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होगी, तो वो फिर उन्हीं के बातों में आकर ट्वीट कर देती हैं। और हमें बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि ये गलत समझ गया है प्राइम मिनिस्टर को और वो ट्वीट कर रहे हैं। कल को ये रेमिटेंस गिर जाएगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे? तो वज़रा का काम ये होना चाहिए कि अपने प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस ना करे। ये दोनों एम्बैरेसमेंट पे लगे हुए हैं। अब आप देखें कि अब जैसा कि आपने कहा, पैंडेमिक के बाद दुनिया की मईशत जब बिल्कुल तबाहशुदा हो गई, साथ में तेल की कीमतें गिर गई, तो जहां भी अरब ममालिक जो तेल पैदा करने वाले थे, वो उनके यहाँ बहुत माशी बहरान आ गया, हमसे ज्यादा बहरान आया वहां पर। वहां से उन्होंने लोगों को, जो कारोबार चल रहा था, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वहां काम कर रहे थे, सब फारिग कर दिए गए।
अब ये सब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, इसे हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। वहां से लोग वापस आ रहे हैं, तो जो लोग वहां काम करते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने घर वालों को हर महीने भेजते हैं और बाकी पैसा वहां बैंकों में रखते हैं। लेकिन अब चूंकि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, ये सब लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, ये वापस आ रहे हैं मुल्क में, तो ये अपने साथ वो पैसे लेकर आ रहे हैं। यस, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था। दूसरा ये था कि बकरीद के ज़माने में हमेशा आप हिस्टोरिकली देखेंगे कि उसमें रेमिटेंस ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाहर हैं, वो पैसा भेज देते हैं घर वालों को कि मेरे ब्याह में भी कुर्बानी कर देना, इस किस्म की चीज़ें। तो इस किस्म के हालात इसमें महीने में रेमिटेंस वैसे ही ज़्यादा आता है। तो दो फैक्टर थे, एक ईद का फैक्टर, बकरीद का फैक्टर, और दूसरा रिवर्स माइग्रेशन। क्या हम भूल गए प्राइम मिनिस्टर साहब कि इनके अपने ही एडवाइजर जो हैं नेशनल सिक्योरिटी के, डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब, वो टेलीविजन पे बैठकर क्या बता रहे थे कि ये फ्लाइट का इंतजाम कर दिया है, ये फ्लाइट जा रही है, ये शेड्यूल हो गया है और वहां से हम वर्कर को हम वापस ला रहे हैं, उनके लिए इंतजाम हो गए हैं। तो ये जो वर्कर वापस आ रहे थे वो अपनी सेविंग लेकर आए हैं। तो ये वन टाइम है, ये सेविंग लेकर आ रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? हो सकता है कि अगले महीने में भी इतना ही पैसा आ जाए, लेकिन आगे चलकर लोग तो वहां हैं, सब वापस आ गए हैं। जब रेमिटेंस गिरेगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर किस चीज की ट्वीट करेंगे कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी का एतमाद मेरी हुकूमत पे खत्म हो गया? हरगिज नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए, काउंटर सवाल करना चाहिए कि भाई ये बताओ कि जो रेमिटेंस बढ़ा है, आप हमें कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त चीज हुई है, देखिए पैसा आ गया है, ठीक है, बहुत अच्छा है कि पैसा आया है, हमारे रिजर्व में इजाफा करेगा, बिल्कुल ठीक है उस हद तक, लेकिन उसको ट्वीट करना और इतना शोर मचाना, ये मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया गया है। इसी तरीके से एक और मैं आपको बता दूं एग्जांपल और किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया जाता है, और वो है उसके हवाले से ये जो हमारी रेटिंग जो है, ये खासकर हमारे एडवाइजर जो है प्राइम मिनिस्टर के, इन्होंने ये बातें ज्यादा की कि देखें ये कौम का एतमाद जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एतमाद बढ़ गया है और उन्होंने स्टेबल कर दिया है हमारा आउटलुक। भाई मेरे, ये जब हम G20 के ममालिक से डेट रिलीफ के लिए जब हमने अप्लाई किया और वो जब मंजूर हो गया, तो उन्होंने डर ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी यही काम करेंगे, यानी जिन्होंने हमारा बॉन्ड होल्ड किया हुआ है, कहीं हम उनसे भी डेट रिलीफ ना मांग ले, या जिन प्राइवेट कमर्शियल बैंकों से हमने बोरो किए हुए बाहर के, उनसे भी हम ये डेट रिलीफ ना मांग ले। तो इसकी वजह से तो हमें मोडीज ने रिव्यू पे डाल दिया था कि अगर आपने ये काम किया तो हमने आपको डाउनग्रेड करना है, लेकिन हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। तो मूडी ने थोड़ा वेट किया कि हाँ कि पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा है, उन्हें यकीन हो गया कि नहीं पाकिस्तान ये रास्ता नहीं ले रहा है, तो उन्होंने जो अपने डाउनग्रेड करने के लिए रिव्यू पर रखा था वो उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक, तो जहां हम पहले खड़े थे आज भी वही खड़े हैं। ठीक, तो जाके प्राइम मिनिस्टर को इसको बताना कि सर देखें स्टेबिलिटी हो गई है और ये माशी इदारे जो हैं आलमी, इनका एतमाद बहाल हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात थी। लेकिन जब अच्छी चीज होगी हम खुद तारीफ करेंगे। ठीक। और ये प्राइम मिनिस्टर ने पैंडेमिक को जिस तरीके से हैंडल किया है, हम सब कहते हैं कि बेहतरीन तरीके से हैंडल किया गया है। पाकिस्तान हैज बिकम ए रोल मॉडल, जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया है। सर ये एक सवाल है, एक सवाल है कि वजीर आजम ने तो लॉकडाउन किया ही नहीं और लॉकडाउन हो गया सर हर सूबे में। तो असल में तो कोई और ताकत है जिसके फैसले का इफेक्टिव चीज नजर आ रहा है। मुख्तसर फिर मैं आगे जा रहा हूं सर, आप वजीर आजम को क्रेडिट दे रहे हैं, उन्होंने तो लॉकडाउन का ऐलान ही नहीं किया। NCOC ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, ये सारे वही काम कर रहे थे, इसमें आर्मी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, प्राइम मिनिस्टर भी थे, लेकिन क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर है जो ये मुल्क का सरबराह है। ठीक है सर, ठीक है, क्रेडिट भी उन्हीं को जाएगा और अगर मुल्क तबाह होगा तो जिम्मेदारी भी उन्हीं पे होगी। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, आपकी तरफ आता हूं, दो चीजों पे आपकी राय लेना चाहता हूं सर। एक तो ये है कि मुशीर खजाना कह रहे हैं कि ये मुल्क डिफॉल्ट की पोजीशन पे चला गया था और अब नहीं है,
और अक्सर ये सुनने में आता है कि एक्सटर्नल डेट जो था जब मौजूदा हुकूमत ने लिया वो था शायद 92 बिलियन के करीब हो चुका था। ठीक है, उस वक्त कहा जा रहा था कि 92 बिलियन होगा। ये ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक वो पूरा आर्टिकल आया था कि अगर पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 92 तक चला गया तो वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है। सर आज तो 118 बिलियन है, 92 से लेके इन्होंने 118 बिलियन एक्सटर्नल डेट पे पहुंचा दिया है। तो ज्यादा डिफॉल्ट का खतरा कल था या आज था? एक चीज और सर, आम मसाइल के सिलसिले में जो बेरोजगारी है और जो ये महंगाई है, इस पे आपका कमेंट चाहूंगा सर, क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात ये थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट का खतरा कतई नहीं था। उसकी वजह बता दूं, अगर आपके दोस्त ममालिक आपको कर्जा देने के लिए तैयार हैं, अगर चीन आपको उसको पैसा देने के लिए तैयार था, उसने दिया, और यूएई भी तैयार था, सऊदी अरब भी तैयार था, कर्जे आपको दे रहे थे, तो ये कहना ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। नंबर एक, मेरा सवाल ये कि अगर खुदा ना खास्ता इनकी बात मान ली जाए, क्योंकि इनका तो कोई पाकिस्तान में स्टेक नहीं है, कल को ये चले जाएंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जब हुकूमत गई थी PMLN की, उसके कोई 15 महीने के बाद आप IMF के पास गए हैं, ये हुकूमत आई अगस्त में, आप IMF के पास गए मार्च अप्रैल में। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट था तो आपको तो 15 दिन पहले ही चले जाना चाहिए था। तो इस वक्त तो भी आपने सर्वाइव किया, तो डिफॉल्ट तो फिर आप फौरन भागते हैं। तो आप ये मान लें कि पाकिस्तान का भी डिफॉल्ट के खतरे से दो चार नहीं था। मेरा सवाल ये, अगर ऐसी इनकी बात इनका मान लिया जाए, तो जब 19 जून 2020 को हमारे रिजर्व उससे गिर गए थे, जिस दिन इमरान खान साहब ने अलर्ट उठाया था, तो और $15 अरब के बैरूनी कर्जे बढ़ गए थे, तो उनके फार्मूले के मुताबिक तो उस वक्त होना चाहिए था। मगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर रहा था। ये इन्होंने खेल अपनाया था, एक सोची समझी स्कीम थी। न्यू ग्रेड जो अमेरिका का था, IMF का था, FATF का था और स्टेट बैंक का था। मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस मेरे जुमला गौर से सुन लें, जिस वक्त कह रहे थे कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, तो उस वक्त तो स्टेट बैंक तारीफ कर रहा था। आप उनके प्रेस रिलीज निकाल लें, उन्होंने कहा कि डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है एक्सपोर्ट में, रेमिटेंसेस बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है। उन्होंने तो कोई खतरे की बात नहीं की थी। मुश्किलात थी, जरूर थी। तो ये अपने मकासद के लिए इस मुल्क को बुरा भला कहना, गंदी चादर फैलाना और दुनिया में जाके नारा लगाना चोर डाकू डिफॉल्ट, उसका नतीजा ये हुआ कि जो आपका वो था FBI, वो $5 अरब से गिर के 2 साल में $2 अरब है ना। ये ना करें खुदा के लिए। नंबर एक, अब आप अवाम की बात कर रहे हैं, तो क्या बाकी अवाम को हम मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूँ। पाकि स्टेट बैंक ने, बैंकों ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कानून को तोड़कर बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 26A और 40A4 की खिलाफ वर्जी करके क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे मुल्क में 2 करोड़ खातेदार हैं, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स 2 करोड़ से ज्यादा। वो है नफा नुकसान में शिरकत, सूदी बैंकों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे बता रहा हूँ, फरवरी 2000, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर दे रहा हूँ मैं आपको। फरवरी 2020 में कोरोना से पहले 1 लाख रुपए जिसके अपने बैंक में रखा था, उसको 940 रुपए मिले थे जो है 1 साल में मुनाफा या सूद। 1 लाख पर 940 रुपए। कोरोना आ गया, आम आदमी तबाह हो गए, आपने 1240 अरब का पैकेज, 100 करोड़ पैकेज दे दिया। मगर जो ये नफा नुकसान में शिरकत के खातेदार थे, उनको 1 लाख में 940 रुपए से कम करके आपने 460 रुपए कर दिया। ठीक, तो ये तो आपने आधा किया, ये तो कानून तोड़ा है आपने, स्टेट बैंक ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, बैंकों ने। तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूं अशराफिया, ठीक है, पाकिस्तान की अशराफिया, बैरूनी अशराफिया, रेगुलेटर्स की अशराफिया, ये एक खेल कर रहे हैं अवाम को कुचलने के लिए। इनको आपको गर्दन से पकड़ना होगा। ठीक है सर। ये पाकिस्तान और बेरोजगारी का मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत जो गिरोह से ले जा रही है, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। एक ही तरीका है, ये सो कॉल्ड एहसास प्रोग्राम जो है, इससे आप 50 अरब रुपए अलग करें, 50 अरब रुपया, और 150 अरब रुपए के कर्जे दे 1 लाख 2 लाख 75 हजार प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, हाउस वाइफ, छोटे किसान, उनको जो 50 हजार, 1 लाख 1.5 लाख कर्जे दे, वो बैंक ये कहते हैं 20% इक्विटी लाए। वो 20% इक्विटी जो आपने 50 अरब एहसास प्रोग्राम से अलग किए हैं, उनको वहां से प्रोवाइड कर दें, तो इस तरह से लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है,
ठीक है सर। यहाँ तो सर हम बेकारी बना रहे हैं सर, कभी लंगर खाने की बात करते हैं, कभी मुसाफिर खाने की बात करते हैं, एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं। डॉक्टर अशफाक साहब, मैं ज़रा इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ, इसके ऊपर ज़रा दे दीजिए सर, क्या कहते हैं आप हैं कि ये अब क्या चैलेंजेस है सर? बिल्कुल टाइम बिल्कुल कम है, 2 मिनट है सर आपके पास। लेकिन चैलेंजेस तो हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को हमने निकालना है यहाँ से, पैंडेमिक के असरात से जो तबाही मची है इसको कैसे निकालना है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने पोस्ट पैंडेमिक जब शुरू हुआ था ये, तो इनिशियली इन्होंने जो पैकेज दिए, जिस तरीके से ये कुछ इनिशियली इन्होंने इसको सहारा देने की कोशिश की मईशत को, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। देखिए, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के हिस्सा नहीं है, जो आप अच्छा करेंगे हम बिल्कुल इसी तरीके से टेलीविजन पे कहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पैकेज दिए गए हैं, आप यकीन करें कि ये कंस्ट्रक्शन के जो आबाद वाले थे, बिल्डर एसोसिएशन वाले, इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर था, ये हो गया। तो ये अच्छे इकदाम हुए हैं, आगे चल के इससे फायदा हो सकता है। मेरी सिर्फ ये है आगे चल के कि अगर दोबारा आपने IMF के प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया तो फिर यह हाराकारी मच जाएगा, फिर आपने बिजली की कीमत बढ़ानी है, फिर आपने गैस की कीमतें बढ़ानी है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, ये एक्सचेंज रेट को भी आपने नीचे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ये हाराकारी से बचे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है कि हमें डॉलर बचाना है, और डॉलर बचाने के लिए अग्रेसिव, सेलेक्टिव बट अग्रेसिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी आज से शुरू कर दें, वरना फिर हमारा बैरून अकाउंट का खसारा बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लोग गाड़ियों के भी सर एक चीज का और सजेशन में इजाफा कर दें, मैं आपके जरिए कर देता हूं कि इस वक्त जो आपने लोगों को फाइनेंस के हवाले से बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ जो बैठाए हुए लोगों को, जो उनके एजेंट हैं, उनको फारिग करें तो सब कुछ मसला हल होगा। मैं शाहिद साहब आपके पास आता हूं, 2 मिनट आपके पास भी है, 1.5-2 मिनट। सर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये जो UAE और सऊदिया ने जो रिजर्व दिया था फिर चाइना से लेके वापस किया है, अगर ये वाकई चला जाता है तो मईशत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हुआ है सर? सिर्फ 1.5 मिनट है सर आपके पास, शाहिद साहब। देखिए, पैसा आपको मिलता रहेगा जब तक कि आपका चल रहा है, CPEC चल रहा है, चाइना आपको डूबने नहीं देगा। उसकी वजह ये कि उनका भी स्टेक है और उनको हर कीमत पर कामयाब बनाना है। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल जो इस हुकूमत के हैं, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, उसमें औसत शरह नमू उससे कम रहेगी जो उनको विरसे में मिली थी। इन 5 साल का औसत महंगाई उससे ज्यादा रहेगी जो इनसे विरसे में मिली थी। ये IMF का प्रोग्राम दोबारा करेंगे और ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है, और ये फिर IMF के पास जाएंगे और उसके बाद फिर मिनी बजट लाएंगे। इस एक और मिनी बजट लाने की तैयारी हो रही है। अवाम को कुचला जा रहा है, मईशत को सुस्त किया जा रहा है, कर्जे लिए जा रहे हैं, निस्कारी की बातें कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, किसी स्टेज पे बात करेंगे। एक ब्रेकिंग जो डॉक्टर अशफाक और आपने दी है वो ये है कि 7 मई से IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, 7 महीने से। ये न्यूज़ मेरी नहीं है, डॉक्टर अशफाक ने दी है, डॉक्टर शाहिद ने भी उसकी की कि अगर ये दोबारा जाते हैं, मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।